सीता गोज, इधर से आना है, लास्ट से आना है, नंबरिंग करिए। एक, ये तो हो ही गया, 1 2 3। सीता गोज टू मार्केट, 1 नंबर वाला लिखे। अब यदि किसी चीज का सहारा लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे से का अर्थ फ्रॉम नहीं होगा, वहां पे बाई का होगा। ये आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों रहा है। तो सीता गोज टू मार्केट बाई बाइक। तो जिस शब्द के अंत में न पे आ की मात्रा ना, क्या न पे आ की मात्रा ना आ रहा हो, वही हमारा वर्ब कहलाएगा, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे खाना ना आ रहा है, पीना, गाना, घूमना, खेलना, मारना, उठना, बैठना, करीना नहीं, करीना नहीं, करीना नहीं, करीना एक नाम है, कटरीना एक नाम है। अब उसको मत कह दीजिएगा, गुरु जी बताए थे कि न प्या की मात्रा आना चाहिए ना, वह एक नाम है, वह एक नाउन है। हम वर्ब की बात कर रहे हैं। किसी कार्य का होना या करना क्या कहलाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा, जो सेशन रहेगा, वह इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसलेशन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और बिल्कुल इजीली वे से, आसान तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश, यानी हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश को, इंग्लिश में कैसे उसको चेंज करें, कैसे ट्रांसलेट करें, इसके बारे में सीखेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें। दोस्तों, टॉपिक पे चलने से पहले जो लोग अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। दोस्तों, अब हम चलते हैं कि ट्रांसलेशन को कैसे सीखें। इसको सीखने के लिए दोस्तों कुछ मूलभूत चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है। वह मूलभूत चीज़ क्या है, और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। कैसे? आइए हम लोग चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि ट्रांसलेशन है, कोई भी एक वाक्य दिया होता है, चाहे वह हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, बट आज हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले उस सेंटेंस का नेचर पहचाने, सेंटेंस का प्रवृत्ति पहचाने, नेचर पहचाने कि आखिर सेंटेंस किस प्रकार का है। चलिए कुछ तथ्य हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पे हमने लिखा कि सबसे पहला काम आप लोगों को करना है सेंटेंस का, सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस कैसा है, सबसे पहला काम यह करना है। अब सेंटेंस दो ही प्रकार का हो सकता है। कैसे कैसे? तो दोस्तों, एक जो सेंटेंस हो सकता है वह हो सकता है नॉन एक्शन, और जो दूसरा सेंटेंस हो सकता है वह है एक्शन वाला। एक है नॉन एक्शन वाला और दूसरा है एक्शन वाला। एक है नॉन एक्शन वाला और दूसरा है एक्शन वाला। यदि हम इसको हिंदी में कहें तो हिंदी इसकी होगी बिना क्रिया वाला, और इसकी हिंदी हम कहें तो इसकी हिंदी होगी क्रिया वाला। अब बिना क्रिया वाला सेंटेंस और क्रिया वाला सेंटेंस किस प्रकार का होता है, मूलभूत तथ्य यही है। इसी चीज को समझना है, और यकीन मानिए इस चीज को आप लोग समझ लेंगे, इस प्रकरण को आप लोग समझ लेंगे तो हमारे समझ से ट्रांसलेट में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसे हम बिना एक्शन वाले के ऊपर चलते हैं, इसमें किस प्रकार का, यानी कि इसमें कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया
नहीं होती है। जिस वाक्य में कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन नहीं दर्शाया जाता है, नहीं होता है, उसको कहते हैं नॉन एक्शन वाला सेंटेंस। और जिसमें कुछ न कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ न कुछ एक्शन होता है, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्शन सेंटेंस। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस। जैसे हम एक उदाहरण करें, उदाहरण लें, पक्षी बहुत सुंदर है। हमने एक उदाहरण लिया, पक्षी बहुत क्या है, सुंदर है। और यहीं पे मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं। ये जो उदाहरण है, जैसे हम उदाहरण की बात करें, वह स्कूल जाता है। अब इस दो वाक्यों को, इस दो सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देखिए। जो पहला सेंटेंस है कि पक्षी बहुत सुंदर है, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? इसमें कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। पक्षी बहुत सुंदर है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यह जो सेंटेंस हो गया वह नॉन एक्शन वाला सेंटेंस हो गया। जबकि यहां पर देखिए, वह स्कूल जाता है, हां इसमें एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है? जाने का एक्शन हो रहा है, मूव करने का एक्शन हो रहा है। इसी चीज के बारे में आप लोगों को समझना है। इसमें एक्शन हो रहा है, जाने का एक्शन हो रहा है, जबकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो नॉन एक्शन वाला जो सेंटेंस है उसको कैसे ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, और एक्शन वाला सेंटेंस है उसको कैसे ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और विस्तृत सीखेंगे। चलिए, जैसे हम इसके उदाहरण की बात करें, इसको यदि हम ट्रांसलेट करें तो कैसे ट्रांसलेट करें, तो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम तथ्य बताते हैं। द बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। यह इसका सेंटेंस हो गया, इसका ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। अब ट्रांसलेट कैसे होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और आसानी से चर्चा करेंगे। आज के बाद आप लोगों को कोई भी समस्या ट्रांसलेट करने में नहीं आएगी। वहीं पर इसके बारे में बात करें, यदि इसका ट्रांसलेट करें तो यह क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल। कैसे हुआ, कैसे ट्रांसलेट हुआ, क्या क्या हुआ, अब हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। इसके बारे में हम अब इसके बाद एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, वह होता है ही, सी, इट, या फिर कोई एक नाम। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या क्या होता है? ही, सी, इट, या फिर कोई एक नाम। और यदि यहीं पे हम प्लूरल की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, तो दोस्तों जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वह होता है आई, वी, यू, दे, और एक से अधिक नाम। एक से अधिक नाम का मतलब जैसे राम और श्याम, रोहित और राहुल, यानी एक से अधिक नाम है। एक ही सेंटेंस में जब भी कभी एक से अधिक नाम का जिक्र हो तो उसका जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों, वह सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा।
तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है? नॉन एक्शन वाले में, ये तो सभी के लिए, ये सभी के लिए हो, चाहे एक्शन वाला हो चाहे फिर नॉन एक्शन वाला हो। दूसरा पॉइंट समझिएगा, नॉन एक्शन वाले के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। दोस्तों जब भी कभी नॉन एक्शन वाले में यानी बिना क्रिया वाले सेंटेंस या वाक्य में, वाक्य के अंत में क्या आ जाए? है आ जाए। क्या आ जाए? है आ जाए। तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे या तो इज, या तो एम, या तो आर। अब इज किसके लिए? तो इज रहेगा दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इज किसके लिए? इज रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। वहीं पे सिर्फ आई के लिए, सिर्फ आई के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। कब? जब वाक्य के अंत में है आ जाए तब। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे आर। ये पहला तथ्य हो गया। अब हम नॉन एक्शन वाले का कुछ उदाहरण लेते हैं। यहीं पर यदि हम बात करें, यदि था आ जाए, यदि था आ जाए तब हम किसका प्रयोग करेंगे? तब हम प्रयोग करेंगे यहां पर या तो वाज या फिर वर। अब वाज किसके लिए? तो वाज दोस्तों सिंगुलर के लिए। वाज किसके लिए? सिंगुलर के लिए। ही, सी, इट और एक कंडीशन। आई के लिए भी यहां पर वाज का प्रयोग होगा। कब? जब वाक्य के अंत में, नॉन एक्शन वाले वाक्य के अंत में क्या आ जाए? था आ जाए, तो आई के लिए भी हम वाज का प्रयोग करेंगे। बाकी ये जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, आई को छोड़ के जितने भी हैं यहां से यहां तक, सबके लिए वर का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे उसको अभी हम लोग समझेंगे। यदि दोस्तों नॉन एक्शन वाले सब्जेक्ट, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस के अंत में, ध्यान दीजिएगा लास्ट की हम बात करें, अंत में क्या आ जाए? गा आ जाए। क्या आ जाए? गा आ जाए। अब गा का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ गा ही आएगा ना, गा आ जाए, गी आ जाए, गे आ जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग है, ग यह आ जाए किसके? वाक्य के अंत में। यदि वाक्य के अंत में थ आ जाए, थ, चाहे उसमें मात्रा लगा हो आ की, चाहे बड़ी ई की, चाहे कुछ भी, यानी थ आ जाए तब हम इसका प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य के अंत में ह आ जाए तब हम इजेम आर का प्रयोग करेंगे। तो यदि वाक्य के अंत में ग आ जाए, गा, गी, गे, कुछ भी, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसके जगह पे करेंगे विल बी या फिर शैल बी का प्रयोग करेंगे। इतनी बात दोस्तों यदि आप लोगों के माइंड में सेट हो गई हो तो यकीन मानिए नॉन एक्शन वाला जो नेचर वाला जो सेंटेंस रहेगा उसको ट्रांसलेट करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम चलते हैं कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल लेकर के, और उस पे हम समझते हैं। बच्चों हमने उदाहरण लिया नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में। अब आप लोगों को पहचाना क्या है, नॉन एक्शन वाला सब्जेक्ट सेंटेंस है कि एक्शन वाला सेंटेंस है। पहला हमने लिया राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल एक अच्छा लड़का है। अब बताइए इसमें कुछ कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं? इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यह किस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा? नॉन एक्शन वाला सेंटेंस। दूसरा हमने उदाहरण, मैं 30 वर्ष का हूं। इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है न, इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। वे बहुत प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें कुछ एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही। सबसे पहले यही देखना है दोस्तों कि जो सेंटेंस आपके सामने है उसमें कोई एक्शन, कोई क्रिया हो रही है कि नहीं,
यदि नहीं हो रही है तो ये हमारा टाइप जो स्टेप जो फर्स्ट है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करें, आइए समझते हैं। दोस्तों, जो भी सेंटेंस होता है, जो भी ट्रांसलेट होता है, उसका मात्र एक ही तरीका होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, और इसके बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड। दुनिया का चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, इसी फार्मूले से, इसी ट्रिक से सब ट्रांसलेट होगा, सब अनुवाद होगा। कैसे, अब उसको समझते हैं। जैसे हमने उदाहरण यहां पे लिया, राहुल एक अच्छा लड़का है, ठीक। वाक्य के जो सेंटेंस के शुरू में रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो अब ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, इसके शुरू में क्या है, राहुल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राहुल को यहां पे हमने लिख दिया राहुल। अब दोस्तों, सब्जेक्ट लिखने के बाद यहीं से हमारा ट्रिक, यहीं से हमारा तरीका प्रारंभ होता है, शुरू होता है। अब इस चीज को समझिएगा। सेंटेंस लिखने के बाद आंख बंद करके, क्या करके, ध्यान से देखिएगा, आंख बंद करके पीछे से चलना स्टार्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट लिखने के बाद, फिर से समझिएगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद अब पीछे से चलना स्टार्ट करिए। कैसे, इसको समझते हैं। इसके पहले दोस्तों, जो अभी हमने बताया, जो हमने रूल, जो हमने तरीका लिखवाया था, यदि वाक्य के अंत में है तो इज़ेमार, इज़ेमार का प्रयोग होगा। अब इसका प्रयोग कब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एम का प्रयोग कब होगा, आई के लिए। और आर का प्रयोग कब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ही, सी, इट, या फिर कोई एक नाम सिंगुलर है, अभी हमने बताया। शायद आप लोग स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। तो बताइए, एक नाम है कि नहीं है, एक नाम है, और वाक्य के अंत में है, तो बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट लास्ट में है, तो है कि इंग्लिश हम यहां पे क्या लिख देंगे, इज। राहुल इज हमारा 80% ट्रांसलेट हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारा क्लियर हो गया। अब बचा क्या, अदर वर्ड। अब बचा क्या, अदर वर्ड। तो लिख दीजिए, क्या, यहां से पूरा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल इज अ गुड बॉय। देखिए कितना सिंपल है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर यदि हम बात करें, इसको हम मिटा करके यहां पे हम लिख दें था। क्या लिख दें, था। राहुल एक अच्छा लड़का था, या फिर कोई भी, रोहित एक अच्छा लड़का था, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब क्या करें, तो फिर जो स्क्रीनशॉट आप लोग लिए थे उसी की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। शुरू के अंत में, सेंटेंस के शुरू में जो हमारा शब्द रहेगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राहुल है तो राहुल हो जाएगा। अब बताइए, लास्ट से चलना है, और लास्ट में क्या है, था है। लास्ट में क्या है, था है। अभी हमने बताया, जब वाक्य के अंत में था रहेगा, थी रहेगा, थे रहेगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज या फिर वर का। वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, वाज या फिर वर का। अब वाज का प्रयोग कहां करेंगे, ही सीट कोई एक नाम और आई के साथ, ही सीट कोई एक नाम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे।
बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। सिंपल। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं और आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो दोस्तों यहां पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, अब क्या करें, उल्टा चलें, यहां से इधर बढ़ते रहें। ये तो छोटा छोटा भी सेंटेंस हमने लिया है सिखाने के लिए। इसी ट्रिक से, इसी तरीके से बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस भी आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। राहुल सिंगुलर है, सब्जेक्ट, तो वाज का प्रयोग होगा। राहुल वाज अ गुड बॉय। राहुल वाज अ गुड बॉय। ये सब बात हो रही है किसकी दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले सेंटेंस कैसा होता है इसको हम लोग देखेंगे। सेंटेंस क्रिया वाला है, एक्शन वाला है कि बिना एक्शन वाला है, उसके बाद हम फॉलो करेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा और इसमें चेंज कर दें। यदि हम चेंज कर दें और कहें कि नहीं यहां पे था नहीं रहेगा सर, यहां पे हम होगा लिख दे रहे हैं। राहुल एक अच्छा लड़का होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तब क्या करें, सिंपल राहुल लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है। अब होगा गा गी गे, तो क्या करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। राहुल विल बी अ गुड बॉय। राहुल विल बी अ गुड बॉय। वहां पे दोस्तों हमने लिखा था विल बी और शैल बी, दो वर्ड लिखा था, दो वर्ड लिखा था, विल बी और शैल बी। अब आप लोग सोचेंगे कि विल बी कहां आएगा और शैल बी कहां आएगा। तो यदि हम प्राचीन पहले ग्रामर की बात करें, पहले की ग्रामर की बात करें, 2006 के पहले की ग्रामर की बात करें, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता था और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता था। कब, 2006 के पहले। बट मॉडर्न ग्रामेटिकली लैंग्वेज में या फिर मॉडर्न ग्रामर में आप चाहें तो सभी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह बना राहुल विल बी अ गुड बॉय। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। दूसरा जो सेंटेंस है कुछ इस प्रकार का है, मैं 30 वर्ष का हूं, मैं 30 वर्ष का हूं। देखिएगा नॉन एक्शन वाले में दोस्तों प्रायः वर्ष दिया होता है या किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता कि वह अच्छा है बुरा है, इस प्रकार से वाक्य बनता है किसका, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस का। तो मैं 30 वर्ष का हूं, कैसे बनेगा बताइए। वाक्य के सबसे शुरू में क्या है, मैं, और मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पे हमने लिखा सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश आई। अब दूसरा काम क्या करना है, लास्ट में देखना है क्या हो है, हो चाहे हूं हो, चाहे है हो, चाहे हैं हो, कुछ भी हो, लेकिन हो होना चाहिए। यदि है तो वही इज एम आर में से एक न एक होना चाहिए। तो बताइए आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। आई एम, उल्टा चलेंगे ना, आई एम कितना, 30 का 30 यहां पे लिख देंगे, और ईयर है तो ईयर लिख देंगे। और जब भी दोस्तों वर्ष डेट बतानी हो तो हम उसके जगह पे हम ओल्ड का प्रयोग करते हैं। आई एम 30 years old,
आई एम अ 30 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन यहीं पर दोस्तों, यहीं पर यदि हम इसको मिटा दें, मिटाने के बाद यदि हम कहें कि मैं 30 वर्ष का था, मैं 30 वर्ष का था, फिर क्या करेंगे? वाक्य के अंत में था है, वाज और वर लगेगा, वाज और वर लगेगा। यह रिलेटेड किससे है? वर्ष से है, यानी डेट, टाइम, समय से है, समय से है रिलेटेड, नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है। क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ था है तो वाज लगेगा, अभी हमने बताया था। आई वाज 30 ईयर्स, आई वाज 30 ईयर्स ओल्ड। मैं 30 वर्ष का था। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम तीसरे यदि एग्जाम्पल की बात करें, तीसरा हमारा एग्जाम्पल है वे बहुत प्रसन्न है। इसको मिटा दें दोस्तों, वे बहुत प्रसन्न है। वे बहुत प्रसन्न हैं। वे बहुत प्रसन्न हैं। वाक्य के अंत में है आ रहा है, इज़ेमार में से कोई ना कोई एक लगेगा। इतना तो क्लियर है। अब हम चलते हैं, तो सबसे पहले वाक्य के शुरू में वे है तो वे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट वे है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे होगी, दे। अब बताइए, दे सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए है के जगह पे, अब उल्टा चलेंगे ना, है के जगह पे क्या आ जाएगा? दे आर, दे आर। क्या? दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी। यहां पे वेरी हैप्पी। यदि हम यहां पे थे कर दें, वे बहुत प्रसन्न थे, तो क्या हो जाएगा? दे वर वेरी हैप्पी। इसके जगह पे यदि हम होंगे कर दें, तब क्या बनेगा? दे विल बी वेरी हैप्पी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों, जैसा कि नॉन एक्शन वर्ब में दो प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। एक तो वाक्य के अंत में सिंपल यानी साधारण वाक्य हो सकता है, जिसमें वाक्य के अंत में है, था या फिर होगा आएगा, तो इसके बारे में तो हम लोग जान लिए। अब दूसरे हम वाक्य की बात करें, दूसरे सेंटेंस की बात करें, तो यदि वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में यदि आ रहा है पास है, या फिर रखता है, पास था, या फिर रखता था, पास है या फिर रखता है, वाक्य के अंत में आ जाए पास है या फिर रखता है, पास था या फिर रखता था। यदि वाक्य के अंत में इस तरीके का शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों एक ही इंग्लिश है, माने एक नहीं इंग्लिश है। यदि पास है या फिर पास रखता है यह वर्ड आ जाए तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे हैज या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। इनका मतलब क्या होता है? पास होना या फिर पास रखना। यह हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। हैज और हैव का दो रोल है। वर्ब टू हैव जो है उसका दो रोल है।
पहला रोल तो आप लोग हम बता रहे हैं, लेकिन दूसरा रोल उसको हम आगे बताएंगे कि इसका दूसरा रोल क्या होता है। तो या हैज या हैव का एक मतलब क्या होता है, पास है या फिर रखता है। अंत में है आ रहा है तो हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि अंत में था आए, पास था या फिर रखता था, तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक ही वर्ड है, वह है हैड, वह है हैड। चलिए उदाहरण से हम समझते हैं, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम लें, रोहित के पास एक कार है। रोहित के पास एक कार है, यह हमने उदाहरण ले लिया। अब देखिए, इसको दूसरे लैंग्वेज में भी तो बोल सकते हैं, रोहित एक कार रखता है। रोहित के पास एक कार है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रोहित एक कार रखता है। दोनों के सेंस में कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा, दोनों का सेंस एक ही है। इसलिए हमने बताया कि या तो वाक्य के अंत में पास है या फिर रखता है। आया, कोई जरूरी नहीं कि वाक्य के अंत में आए, बीच में भी आ सकता है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं? तो इसकी इंग्लिश बनाने का सिंपल तरीका है, पास है रखता है कि इंग्लिश हो जाएगी हैज या है। अब हैज किसके लिए और हैव किसके लिए? तो दोस्तों जो हैज है यह सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, हैज है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट अभी हमने बताया था ही सी इट, कोई एक नाम, जबकि हैव प्लूरल के लिए, आई वी यू दे एक से अधिक नाम, इसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। और दोनों की हिंदी क्या होगी, रखता है या फिर पास है। तो उदाहरण यही है कि रोहित के पास एक कार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो वाक्य का शुरुआत हो रहा है रोहित से हो रहा है, और मोस्टली होता क्या है कि जो शुरू में जो वर्ड रहता है वही जो है उस वाक्य उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे रोहित क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा रोहित। अब बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब रखता है या फिर रोहित के पास एक कार है पास आ रहा है, और रोहित सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, रोहित हैज अ कार। रोहित हैज अ कार, रोहित एक कार रखता है या फिर रोहित के पास एक कार है। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। जो दूसरा उदाहरण है दोस्तों वह है किसान के पास चार पुत्र हैं। किसान के पास चार पुत्र हैं, या फिर किसान के पास या किसान चार पुत्र रखता है, दोनों का सेंस एक ही हो रहा है। कैसे बनाए? तो सबसे पहले हम किसान सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर। यहां पे क्या हो जाएगा, हैज फोर, द फार्मर हैज फोर सन्स। सिंपल। यदि इसी के जगह पे दोस्तों, यदि इसी के जगह पे हम यहां पे है को हटा करके था कर दे रहे हैं, था कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, था है। यदि पास था रखता था तो हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा द फार्मर हैड फोर सन्स, द फार्मर हैड फोर सन्स। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं।
यहां पे हमने लिखा है मेरे पास एक घड़ी है। एग्जाम्पल है मेरे पास एक घड़ी है। अब आप लोग पढ़ेंगे कि मेरे के लिए स्पेलिंग माई होता है, माई मतलब मेरा, तो क्या माई यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा? नहीं, मेरे की इंग्लिश यहां पे आई होगी। मैं एक घड़ी रखता हूं या फिर मेरे पास एक घड़ी है, सेंस में कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा। मैं एक घड़ी रखता हूं या फिर मेरे पास एक घड़ी है, बात एक ही है। तो सब्जेक्ट हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ दोस्तों प्रयोग होता है पास है का मतलब या रखता है का मतलब हैव। आई हैव अ वॉच। आई हैव अ वॉच। यहां पे यदि हम कहते हैं कि मैं घड़ी रखता था या फिर मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक घड़ी थी, तो क्या हो जाएगा? आई हैड अ वॉच। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें। चलिए अब इसी में एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरे टाइप का, और उसको आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। यहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, आज बहुत ठंडी है। आज बहुत ठंडी है, भाई स्वेटर पहने हैं, आप लोग समझ सकते हैं। आज बहुत ठंडी है, इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे होगा? तो क्या सब्जेक्ट में टुडे लिखें? सब्जेक्ट में यहां पे टुडे नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों? अब इस बात को समझिएगा और इस बात को नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि जब भी कभी हमारा वाक्य मौसम से संबंधित रहे, जब भी कभी हमारा वाक्य किससे संबंधित रहे? मौसम से संबंधित रहे, तो ऐसे वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है, जहां से हम लोग शुरू करते हैं, ऐसे वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है वह होता है इट। यानी हम इट के यहां से शुरू करते हैं, इट हमारा सब्जेक्ट होता है। कब? जब कोई भी सेंटेंस किससे संबंधित हो? मौसम से संबंधित हो तब। तो फिर क्या होगा? सिंपल है। अब इट तो मिल गया हमारा सब्जेक्ट, अब इधर से आएंगे, क्या हो जाएगा? इट इज वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे। कल बहुत ठंडी थी, कल बहुत ठंडी थी, तो क्या हो जाएगा? इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। आज वर्षा हो रही है। इट इज रैनिंग टुडे। कल वर्षा होगी। इट विल बी रैनिंग टुमारो। यानी मौसम संबंधित घटनाओं का यदि हमारा सेंटेंस है तो हम उस सेंटेंस को जब प्रारंभ करेंगे तो उसका सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा इट होगा। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस था, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको यह मत कहिए कि नहीं इसमें नॉन एक्शन वाला वर्ब है। बस इतना समझिए कि हाँ, मौसम संबंधित घटनाओं का जब भी सेंटेंस आए तो उसको हम इट से शुरू करेंगे। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों यह तो था नॉन एक्शन वाला सेंटेंस, नॉन एक्शन वाला वर्ब, नॉन एक्शन वाला क्रिया, जिसमें बिना एक्शन के सेंटेंस आए। अब हम चलते हैं दोस्तों
जिसमें एक्शन हो, जिसमें एक्शन हो, यानी स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है, नॉन एक्शन वाला नहीं पढ़ाया जाता है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब एक्शन वाले में ही आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की जो 4 फॉर्म है, यानी टोटल 12 हैं। जैसे प्रेजेंट का 4 फॉर्म, पास्ट का 4 फॉर्म और फ्यूचर का 4 फॉर्म, टोटल 12 जो टेंस होते हैं उन्हीं को पढ़ाया जाता है स्कूलों में। नॉन एक्शन वाले सेंटेंस को स्कूलों में मैंने यूं कह लीजिए कि बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे एक्शन वाले सेंटेंस को। तो सबसे पहले इसकी हम बनावट को देखते हैं। एक्शन वाले वाक्य की जो बनावट होगी दोस्तों, वह होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में अदर वर्ड। यह इसकी बनावट होगी, यह इसकी बनावट होगी। अब हम स्ट्रक्चर फर्स्ट पे चलते हैं, यानी टाइप एक्शन स्टेप 2 के अब ए पे चलते हैं। अब ए पे चलते हैं और क्या ए में है, यदि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हो, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक काम करना है, जो हमारा, जैसा कि आप लोगों को पता, तो किसी भी वर्ब की फॉर्म 5 फॉर्म होती हैं, और जो एक्शन वाला कार्य है या कहीं ना कहीं आपको वर्ब की फॉर्म का ज्ञान होना चाहिए। कैसे, चलिए एक समझते हैं। हमने कहा वाक्य के अंत में क्या यदि आ रहा है, ता है, ती है, ते है, यदि इस तरीके का वाक्य आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ता है, ती है, ते है का सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V1 प्लस यस या ईएस, और इसी को बोलते हैं V5 और प्लस में अदर वर्ड। यह हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, यह हमारा स्ट्रक्चर है। कैसे, एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, वह अंग्रेजी की किताब पढ़ता है। वह अंग्रेजी की किताब पढ़ता है, सिंपल समझिएगा। अब बताइए इसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। यह किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, एक्शन वाला सेंटेंस हो गया। वहां पे क्या था, पक्षी सुंदर था, पक्षी सुंदर है, उसमें कौन सा काम, उसमें कोई भी काम नहीं, अर्थात वह नॉन एक्शन वाला सेंटेंस था। जबकि इसमें काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने वाला। अर्थात हम एक शब्द में, दोनों में हम डिफरेंस करें एक शब्द में, तो जो वर्ब है जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं, नॉन एक्शन वाले में नहीं था और ये एक्शन वाले सेंटेंस में रहेगा। अब वर्ब यानी क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं आप लोगों को पता है। यदि हिंदी की हम बात करें तो जिस शब्द के अंत में न पे आ की मात्रा ना, क्या, न पे आ की मात्रा ना आ रहा हो, वही हमारा वर्ब कहलाएगा, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे खाना ना आ रहा है, पीना, गाना, घूमना, खेलना, मारना, उठना, बैठना, करीना नहीं, करीना नहीं, करीना नहीं, करीना एक नाम है,
कटरीना एक नाम है, अब उसको मत कह दीजिएगा नहीं गुरु जी बताए थे कि न नपया की मात्रा आना चाहिए ना, वह एक नाम है, वह एक नाउन है। हम वर्ब की बात कर रहे हैं। किसी कार्य का होना या करना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। पढ़ना, लिखना, घूमना, खेलना, रोना, गाना, उठना, बैठना, आप लोग यदि गौर कर रहे हो तो वाक्य के उस शब्द के अंत में क्या आ जा रहा है? ना आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? यह वर्ब कहलाएगा। अब हम चलते हैं अपने। अब बताइए, पढ़ता है यानी पढ़ता में पढ़ना लगा देंगे तो सेट बैठ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से पढ़ना क्या हो जाएगा? पढ़ना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब बताइए, चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं। वह अंग्रेजी की किताब पढ़ता है। ता है, ता है, लास्ट में क्या आया? ता है। आपको मिल गया। अब क्या करना है? सिंपल समझिएगा। सबसे पहले हमने बताया कि जो भी वाक्य के शुरू में रहेगा वही हमारा मोस्टली क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बताओ, वह अंग्रेजी पढ़ता है तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब उल्टा आइए, उल्टा चलते चलते आ जाइए, उल्टा आइए। अब ही लिखने के बाद अब उल्टा आइए। अब पढ़ना, पढ़ता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? पढ़ता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? रीड। अब जरा समझिएगा, जब भी कभी ये जो यस या यस कब लगता है? ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यह तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसमें यस या यस हम जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी तातीते है आ रहा है और यदि हमारा सब्जेक्ट, ये जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट और कोई एक नाम, तो हम मेन वर्ब में यस या एस को हम लगाएंगे। और यदि प्लूरल हो तो नहीं लगाएंगे भैया, नहीं लगाएंगे। अर्थात जो हमारा V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी का प्रयोग करेंगे। जैसे में हम 5 फॉर्म बता दे रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। अभी इसके बाद हम उदाहरण लेंगे तो क्या हो जाएगा? ही रीड्स। अब बताइए, इसको लिखने के बाद हमने ये चीज लिख लिया, पढ़ता है। क्या इसके बाद नंबरिंग करिए ना भाई, नंबरिंग करिए। जैसे मान लीजिए कि इसको हमने लिख लिया सब्जेक्ट। अब ये 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है। यही ना है? यही ना है? ही रीड्स 1 नंबर वाला हो गया। अब 2 नंबर क्या? बुक। की अंग्रेजी, का की के ऑफ, क्या? इंग्लिश। सिंपल। वह अंग्रेजी की किताब पढ़ता है। ही रीड्स बुक ऑफ इंग्लिश। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। जो दूसरा उदाहरण है, सीता बाइक से बाजार जाती है। ती है, ता है, ते आया। क्या करेंगे? सीता को हम सीता लिखेंगे, सीता। अब उल्टा चलेंगे, सीता सिंगुलर है यहां पे। जैसे मान लीजिए गो है, तो क्या इसमें यस या यस लगा दें? जी बिल्कुल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह सीता हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सीता गोज। थोड़ा समझिएगा दोस्तों, वर्ब के 5 फॉर्म कौन कौन से होते हैं। जैसे हम गो के उदाहरण ले रहे हैं, तो ये जो गो है यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जितने भी डिक्शनरी में वर्ब हैं वह सभी अपने मूल फॉर्म में हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
और यह प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जितने भी डिक्शनरी में आप वर्ब पाएंगे वह प्लूरल फॉर्म में होंगे, उसको मूल वर्ब बोलेंगे। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। 3 चीज याद रखेगा, बेस वर्ब, मूल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल। जितने भी डिक्शनरी में आप लोग सब वर्ब पाएंगे। तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा ही वेंट। यहीं पे यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। फोर्थ फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा गोइंग। इसी को हम लोग बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म। और यदि फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा गोस। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। ऐसा क्यों? यदि हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो होता है गो, और उसमें यस या यस लगा देंगे तो हो जाएगा गोज, यानी फिफ्थ फॉर्म। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सीता गोज। इधर से आना है, लास्ट से आना है। नंबरिंग करिए, 1, ये तो हो ही गया, 1 2 3। सीता गोज टू मार्केट, 1 नंबर वाला लिखे। अब यदि किसी चीज का सहारा लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे से का अर्थ फ्रॉम नहीं होगा, वहां पे बाई का होगा। ये आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों रहा है। तो सीता गोज टू मार्केट बाई बाइक, बाइक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसका पार्ट अगला भी बनेगा। तो यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।